Hello students, welcome to Paichima classes in collaboration with City Model College। अभी तक हम लोग क्लास 12th में इलेक्ट्रोस्टैटिक चैप्टर्स में कूलॉम्स लॉ, गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, गॉस लॉ एप्लीकेशंस, कैपेसिटेंस एंड कैपेसिटर्स को स्टडी कर चुके हैं। आज हम लोग कैपेसिटर्स और उनके साथ जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का यूज है उसको स्टडी करेंगे। साथ साथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, जिसको हम लोग कूलॉम्स लॉ में भी कुछ समझा था हम लोगों ने, उसको भी यहाँ पर कुछ और डिटेल से समझने का प्रयास करेंगे। ओके, तो सबसे पहले देखते हैं क्या हमारा सिलेबस था इलेक्ट्रोस्टैटिक का। तो क्लास 12th में आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक का ये सिलेबस है। इस सिलेबस को हमने इस तरह से सेगमेंट से डिवाइड किया था और हम अभी तक इतने सेगमेंट्स को, जो ग्रीन वाला पोर्शन है, वो कर चुके हैं। और आज हम लोग इलेक्ट्रोस्टैटिक का जो फाइनल सेगमेंट है, डाइलेक्ट्रिक एंड यूजेज इन कैपेसिटर्स, को स्टडी करेंगे और जिसके अंदर ये फॉलोइंग सेगमेंट्स में इस पर्टिकुलर सेगमेंट को डिवाइड किया गया है। तो ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या है? तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसा हम लोग पहले भी स्टडी कर चुके हैं कि डाइलेक्ट्रिक मीडियम एक्चुअली इंसुलेटर्स होते हैं जो नॉर्मल कंडीशंस में इलेक्ट्रिक करंट को अलाउ नहीं करते। बट ये इंसुलेटर्स या ये मीडियम जब किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उस एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से इनके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो जाती। तो ऐसे जो मीडियम है उनको हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम्स कहते हैं। तो इस प्रकार से डाइलेक्ट्रिक्स आर मटेरियल्स विच कैन बी पोलराइज्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड विद इन देम एन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड कैन एग्जिस्ट। ये पोलराइज का मतलब क्या है, इसको भी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। फिलहाल हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम की डिफिनेशन है वो सिर्फ इतनी है कि ऐसा मीडियम जब इसको किसी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो उस मीडियम के अंदर भी इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड एग्जिस्ट कर जाती। अब इसी में एक कांस्टेंट वर्ड यूज करते हैं, डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट। तो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट क्या है? तो इसको भी हम लोगों ने कूलॉम्स लॉ वाले चैप्टर में स्टडी किया था कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी या इलेक्ट्रिक फील्ड वैक्यूम या एयर में जब प्रोपेगेट होती है या डेवलप होती है तो वहां पर वैक्यूम या एयर की वजह से एक ऑब्स्टेकल या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है जिसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, एप्सिलॉन नॉट। ऐसे ही किसी मीडियम में जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप होती है तो वहां पर वो मीडियम जो ऑब्स्टेकल या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, उसको हम कहते हैं परमिटिविटी ऑफ मीडियम। तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट का मतलब है कि the medium which you are going to use to propagate the electric field within, how much more difficult it is to produce in there in comparison to vacuum। वैक्यूम या एयर के कंपैरिजन में आपके पर्टिकुलर मीडियम में कितना डिफिकल्ट है इलेक्ट्रिक फील्ड को प्रोड्यूस करना, उस रेशियो को ही हम लोग डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट कहते हैं। जैसे कि आपका जो वैक्यूम होता है या वैक्यूम या एयर होता है उसमें जो एप्सिलॉन नॉट यानी वहां जो परमिटिविटी है उसको एप्सिलॉन नॉट कहते हैं। तो ये वो आपकी रेजिस्टेंस या ऑब्स्टेकल है प्रोड्यूस्ड बाय द वैक्यूम और एयर अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द वैक्यूम और एयर। और आपके किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो ऑब्स्टेकल या रेजिस्टेंस प्रोड्यूस होता है बाय द मीडियम अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन इज परमिटिविटी ऑफ मीडियम एंड एप्सिलॉन नॉट इज परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इनका जो नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है? एप्सिलॉन नॉट है आपके वैक्यूम या एयर का रेजिस्टेंस अगेंस्ट द डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन द एयर और वैक्यूम। और एप्सिलॉन क्या है? एप्सिलॉन आपका परमिटिविटी ऑफ मीडियम है, मतलब ये रेजिस्टेंस है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलपमेंट के अगेंस्ट बाय द मीडियम। तो के क्या हो गया? के इज इक्वल टू एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट का मतलब हो गया कि हाउ मच योर डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज more difficult to propagate the electric field intensity in comparison to vacuum। ठीक है, तो जैसे यदि हम कंपेयर करते हैं डिफरेंट मीडियम को विद रिस्पेक्ट टू एयर या वैक्यूम से, तो यदि एयर या वैक्यूम से करेंगे तो के की वैल्यू तो इक्वल टू 1 आएगी, क्योंकि एयर और वैक्यूम एक ही जैसे हैं। तो जो आपका रेजिस्टेंस प्रोवाइड होता है इन वैक्यूम वही प्रोवाइड होता है आपके एयर में। तो इसलिए डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट फॉर एयर की बात करें तो उसका जो परमिटिविटी होगी वो उतनी ही होगी जितनी की वैक्यूम की होती है। तो K इज इक्वल टू वहां पर क्या हो गया? 1 हो गया। ऐसे ही यदि हम मेटल की बात करें तो मेटल में आपको पता है कि मेटल के इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नहीं होती, क्योंकि जो सारे चार्जेस हैं वो इस प्रकार सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होते हैं
कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मेटल इज ऑलवेज जीरो। तो इसका मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड द मेटल जीरो है तो आप कितना भी एफर्ट कर लें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी मेटल के अंदर डेवलप नहीं कर पाएंगे। इसलिए जो के की वैल्यू होगी वो इन्फिनिटी हो जाएगी, क्योंकि आपका मेटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा जीरो रखेगा और इन्फिनाइट टाइम आपको एफर्ट करना पड़ेगा इन कंपैरिजन टू एयर या वैक्यूम उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप करने के लिए। इसका मतलब ऑलवेज वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जीरो रहेगी। ऐसे ही वाटर की बात करें, अब वाटर के डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे उसका मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर और उसका मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज हो सकता है, तो इसलिए उसकी जो डायरेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट भी चेंज हो सकता है। इसलिए किसी पर्टिकुलर टेम्परेचर पे यदि हम उसका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट की बात करें तो वो आता है 80.1, which states that developing electric field intensity in the water is 80 point more difficult in comparison to electric field intensity developed in vacuum और air। ठीक है, इसी तरह हम ग्लास की बात करें तो ग्लास का डायरेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट आता है 5 to 6 के अराउंड, डिफरेंट करता है कि किस प्रकार का आपका ग्लास है। तो 5 to 6 के अराउंड होता है। इसका मतलब हो गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी you will face 5 to 6 times more difficulty to create the electric field intensity in glass in comparison to air और vacuum। तो ये कुछ डायरेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के बारे में हमने डिस्कस किया है। नेक्स्ट देखते हैं डाइलेक्ट्रिक्स एंड बिहेवियर ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स। तो डाइलेक्ट्रिक्स को किसी और तरह से कैसे हम एक्सप्लेन करें या क्या वास्तव में डाइलेक्ट्रिक किस प्रकार से बिहेव करते हैं, इसको हम देखेंगे। तो डाइलेक्ट्रिक्स आर दोज इंसुलेटर्स विच ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फील्ड प्रोड्यूसेस एन इंड्यूस्ड चार्ज ऑन इट्स फेसेस। कैसे? तो जो डाइलेक्ट्रिक्स होते हैं वो एक्चुअली दो तरह के होते हैं, या तो पोलर आपके डाइलेक्ट्रिक्स होंगे या फिर नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स होंगे। अभी पोलर डाइलेक्ट्रिक्स क्या है? तो पोलर डाइलेक्ट्रिक्स का मतलब क्या हो गया कि ऐसे मॉलिक्यूल्स या एटम से मिला हुआ कंपाउंड मटेरियल जिसके जो कंपाउंड है वहां पर कोई भी पोलैरिटी नहीं है। यदि पोलैरिटी नहीं है तो वो नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया, और उस कंपाउंड में कोई पोलैरिटी ऑलरेडी डेवलप्ड है तो वो आपका पोलर डाइलेक्ट्रिक्स हो गया। अब ये पोलैरिटी कैसे डेवलप करती है? तो पोलैरिटी डेवलप करती है जो आपके कंपाउंड है उनके जो एलिमेंट है जिनसे मिलकर कंपाउंड आपका बन रहा है, जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, हाइड्रोजन क्लोराइड हो गया, H2O हो गया, अमोनिया हो गया। तो इसमें जो नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन या हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड बन रहे हैं और उनके बनने से किस प्रकार से इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग हो रही है, और इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के दौरान इलेक्ट्रॉन्स और पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन्स का जो सेंटर है वो कहां पर है। इन जनरल सिंगल किसी एटम की बात करें तो उसका जो पॉजिटिव चार्ज उसके न्यूक्लियस पे होता है, और जो उसके चारों इलेक्ट्रॉन अराउंड में आपके सर्कुलेट कर रहे होते हैं उनका भी जो कंसंट्रेशन पॉइंट माना जाता है वो भी आपका न्यूक्लियस माना जाता है। तो एज पर एटम इज कंसर्न, एटम आपका नॉन पोलर हो गया क्योंकि उसका पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज सेंटर में कंसीडर किया जाता है। लेकिन जब वही कोई दो अलग अलग डिफरेंट एटम्स या एलिमेंट्स मिलकर कोई कोवेलेंट बॉन्ड क्रिएट करते हैं और कंपाउंड बनाते हैं तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग है वो डिपेंड करती है कि उन दोनों एलिमेंट्स में कौन कितना ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है। जिस तरह से हम जानते हैं ये कुछ सीरीज है आपकी एज फॉर सैंपल कि हाइड्रोजन की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 2.1 है अप्रोक्सीमेटली, उससे थोड़ा बहुत ज्यादा आपकी कार्बन की है, उससे ज्यादा नाइट्रोजन की है, उससे ज्यादा ऑक्सीजन की है और उससे ज्यादा फ्लोरीन की है। तो यहाँ पर फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा है। तो यदि आप इनमें से किन्हीं दो के बीच में कंपाउंड बनेगा तो वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की जो शेयरिंग होगी वो हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ ज्यादा होगी, क्योंकि जो आपका इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज ए मेजर ऑफ हाउ बैडली द एटम वांट्स इलेक्ट्रॉन। इट मींस मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव का मतलब हो गया वो मोर एग्रेसिव है टुवर्ड्स द फेचिंग द इलेक्ट्रॉन। So a very electron negative species is greedy. In a covalent bond, it will hold on to electrons more tightly. इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि जब दो एलिमेंट्स के बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा है और उसमें एक एलिमेंट ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी होगी वो शिफ्ट कर जाएगी टुवर्ड्स द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। एज फॉर एग्जांपल देखें यहाँ पर, जैसे आयोडीन के एलिमेंट की बात करें तो दोनों सेम सेम आयोडीन है, तो दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एक जैसी है, तो दोनों की जो अट्रैक्टिव पावर है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन इक्वल है। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी वो इक्वल होगी, यानी जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्रिएट होगी
वो दोनों एलिमेंट्स में इक्वल होगी, यानी यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज और इलेक्ट्रॉन का सेंटर बीच में ही होगा और यहाँ पर कोई पोलैरिटी डेवलप नहीं होगी। लेकिन कोई दूसरा एग्जांपल लें, जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच लें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच लें, तो ऑक्सीजन की पोलैरिटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, इसलिए जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग की बात आएगी तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन को जब शेयर करेगा तो अपने पास ज्यादा क्लोज रखेगा, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी कंपेरेटिव टू हाइड्रोजन। तो इस वजह से हम ये कहेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन थोड़े उसकी तरफ ज्यादा आ गए हैं, बीइंग ए हायर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, और हाइड्रोजन पार्शियली पॉजिटिव हो जाएगा क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा लिटिल बिट अवे हो गया है इसके पॉजिटिव चार्ज से। तो इस तरह से ये जो आपका एलिमेंट हो जाएगा ये आपका पोलर एलिमेंट हो जाएगा, जहां पर हाइड्रोजन पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन में पार्शियली निगेटिव चार्ज क्रिएट हो जाएगा, और इसको हम इस तरह से पोलर एलिमेंट की तरह शो करेंगे और कहेंगे कि ये हमारा जो कंपाउंड है ये आपका पोलराइज हो गया है, जिसमें एक तरफ पॉजिटिव है और एक तरफ नेगेटिव है, और एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया जो हमेशा नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर होता है। तो ऐसे जो भी एलिमेंट होते हैं जिसमें इस प्रकार से पोलैरिटी डेवलप हो चुकी होती है ऑलरेडी, उनको हम लोग कहते हैं पोलर डायलेक्ट्रिक्स। ठीक है, तो कुछ और एग्जांपल्स भी इनके देखते हैं, जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन के बीच, तो यहां पर भी हमको पता है क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो जब इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी तो आपका जो क्लोरीन है वो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपके क्लोरीन की तरफ ज्यादा होगी, तो यानी ये नेगेटिव चार्ज हो गया पार्शियली और ये पॉजिटिव चार्ज हो गया, और एक डायपोल मोमेंट नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ क्रिएट हो गया। तो हर आपका मॉलिक्यूल, हर हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल आपका एक इलेक्ट्रिक डायपोल की तरफ वर्क करेगा, जिसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्लोरीन से हाइड्रोजन की तरफ होगी। ऐसे ही जो वाटर है, वाटर भी हमारा डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, इन जनरल तो इंसुलेटर है, लेकिन हाई इलेक्ट्रिक फील्ड में इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर भी क्या है, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में इलेक्ट्रॉन शेयरिंग है, और हमको पता है कि जो ऑक्सीजन है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है इन कंपैरिजन टू हाइड्रोजन, तो जब इलेक्ट्रॉन शेयरिंग होगी तो इलेक्ट्रॉन को ये अपनी ओर ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, यानी इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ ज्यादा होगी इन कंपैरेटिवली टू हाइड्रोजन। तो ऑक्सीजन पार्शियली नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, हाइड्रोजन पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा, तो एक इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरफ बनेगा, एक इलेक्ट्रिक डायपोल इस तरफ बनेगा, और उन दोनों डायपोल का रिजल्टेंट बीचों बीच इस तरह से आ जाएगा क्योंकि ये सिमेट्रिकली अरेंज होते हैं। तो इस प्रकार से जो आपका वाटर मॉलिक्यूल है उसमें भी एक डायपोल मूवमेंट इस प्रकार से क्रिएट होता है इनके स्ट्रक्चर के हिसाब से। तो ये जो एलिमेंट है वो आपके पोलर डाइलेक्ट्रिक एलिमेंट्स है या पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। तो इस प्रकार से पोलर डाइलेक्ट्रिक और नॉन पोलर डाइलेक्ट्रिक में एक डिफरेंस है, वो ये है कि जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनमें ऑलरेडी डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, यानी परमानेंट इलेक्ट्रिक डायपोल मूवमेंट क्रिएट होता है, जबकि जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जैसे O2 हो जाए, या आपका आयोडीन का पिछला एग्जांपल दिया था, या सिंपली क्लोरीन मॉलिक्यूल हो, तो ये सब आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन शेयरिंग इक्वल है, इक्वल डेंसिटी है, और तो पॉजिटिव चार्ज और नेगेटिव चार्ज का सेंटर एक ही जगह पर है, तो ये आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं और इनमें इलेक्ट्रिक डायपोल क्रिएट ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होता। हाँ, जब हम एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पर फिर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आपका एक डायपोल मूवमेंट क्रिएट हो जाता है। इस पोर्शन को हमने फर्स्ट चैप्टर में जब हमने कूलॉम्स लॉ बताया था वहां पर पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक्स को एक्सप्लेन किया था। तो वहां पर इस तरह से जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं जब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे जाते हैं तो उनके मॉलिक्यूल्स पोलराइज हो जाते हैं। सेकेंड डिफरेंस ये है कि पोलर मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, इट्स पोलराइजेशन इज टेम्परेचर डिपेंडेंट। इनका जो पोलराइजेशन है, टोटल पोलराइजेशन, वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है। क्यों? इन जनरल क्या होता है, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स तो आपके पोलराइज हैं, लेकिन ये अलग अलग डायरेक्शन में आपके मटेरियल के अंदर होते हैं, तो नेट पोलैरिटी आपकी वहां पर 0 रहती है, और साथ साथ टेम्परेचर के चेंज करने से इनकी पोलैरिटी का ओरिएंटेशन भी चेंज होता रहता है, और ये डिपेंड होते हैं टेम्परेचर पे। जबकि जो नॉन मॉलिक्यूल पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनकी पोलैरिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि ये एक्सटर्नल फील्ड के लगाने से ये इनके अंदर पोलैरिटी डेवलप करती है। तो ये आपका
डिफरेंस हो गया पोलर मॉलिक्यूल्स और नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स के बीच में। अब हम बात करते हैं कि यदि ये मॉलिक्यूल्स ऑलरेडी अवेलेबल जो हैं पोलर मॉलिक्यूल्स में, तो क्या यहाँ पर ऑलरेडी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? तो हम ये कहेंगे कि जो आपके पोलर मॉलिक्यूल्स हैं इनसे बना जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है या जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसमें इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट तो ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ एनी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ये डायपोल मोमेंट रैंडम डायरेक्शंस में होते हैं और नेट डायपोल मोमेंट 0 होता है और वहां पर कोई भी नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलरेडी अवेलेबल नहीं होती। तो इसको हम इस प्रकार से लिखेंगे कि इस तरह से जो डायपोल्स हैं वो रैंडम डायरेक्शंस में है इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। डायपोल मूवमेंट तो है लेकिन रैंडम होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर 0 है। और इस तरह से कौन कौन से आपके एलिमेंट है? ये वो आपके एलिमेंट है। अब इस तरह के डाइलेक्ट्रिक मीडियम को जो ऑलरेडी पोलराइज्ड है लेकिन रैंडम ऑर्डर में होने की वजह से नेट इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट 0 है, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इसके अंदर नहीं है, इसको जब हम एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो सारे डायपोल्स अलाइन हो जाते हैं, सारे मॉलिक्यूल्स अपने आप को अलाइन कर लेते हैं इस तरह से कि इनका जो डायपोल मोमेंट है वो अलोंग इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाए। ये एक तरीका हो गया जिससे कि हमारा जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, जो इंसुलेटर्स हैं, वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हो जाती है। और जब ये एक डायरेक्शन में हो गए तो पर यूनिट वॉल्यूम में कोई ना कोई नेट डायपोल मोमेंट भी क्रिएट हो गया। अभी क्या था? अभी पर यूनिट वॉल्यूम में डायपोल मोमेंट 0 था क्योंकि अलग अलग डायरेक्शंस में थे, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे थे। अब यहां पर क्या है? किसी पर्टिकुलर पार्ट को देखेंगे तो पर्टिकुलर वॉल्यूम में एक नेट डायपोल मोमेंट अवेलेबल हो जाएगा किसी एक्सटर्नल फील्ड की वजह से। ठीक है, अब इसकी वजह से नेट इंटेंसिटी भी क्रिएट होती है, तो अब उसको समझेंगे कि वो कैसे होती है। तो ये जो आपके डायपोल्स थे, जो पोलर डाइलेक्ट्रिक मीडियम था, इसमें ऑलरेडी डायपोल्स अवेलेबल है उनके मॉलिक्यूल्स के फॉर्म में, जो रैंडम ऑर्डर में है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। जैसे ही आप एक्सटर्नल फील्ड लगाते हैं वो सब अलाइन हो जाते हैं अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आप देखेंगे तो जब सारे डायपोल अलोंग हो गए, अलाइन हो गए अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो सरफेस का एक साइड निगेटिवली चार्ज हो गया और सरफेस का दूसरा साइड आपका पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो जितना इधर नेगेटिव चार्ज होगा उतना ही इधर आपका पॉजिटिव चार्ज होगा। अब इसकी वजह से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो जाती है प्लस से माइनस की ओर। ठीक है, तो ये हो जाती इंटरनल इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। तो बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड ई हो गई, अंदर की ओर इंड्यूस्ड पोलराइजेशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कोई दूसरी हो गई। ठीक है, क्योंकि एक डायपोल मोमेंट क्रिएट हो गया पी इस तरह से टोटल। ठीक है, अब इन दोनों के रिजल्टेंट की वजह से यहां पर एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगी। एक्सटर्नल तो इस तरफ की ओर है लेकिन इंटरनल पॉजिटिव से निगेटिव की ओर होगी, क्योंकि ये बीच का पोर्शन ही देखें, यहां इतना पोर्शन देखें, इसको और इसको, तो ये तो एक दूसरे को इफेक्ट को कैंसिल कर दे रहे हैं। केवल साइड का चार्ज बचा और ये साइड का चार्ज बचा, बीच का ये जितना भी चार्ज है ये एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देगा और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनकी वजह से प्लस माइनस की इस तरफ की ओर आ जाती है। और एक्सटर्नल फील्ड आपकी ऑलरेडी अवेलेबल है, तो दो फील्ड के रिजल्टेंट से एक रिड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड यानी लेस इलेक्ट्रिक फील्ड इन कंपैरिजन टू एक्सटर्नल आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर अवेलेबल हो जाती है। तो उसको हम देखेंगे इस तरह से कि डायपोल के अलाइनमेंट होने की वजह से ये प्लस चार्ज और ये माइनस चार्ज की वजह से एक अंदर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू पोलराइजेशन क्रिएट हो गई। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड ई नॉट ऑलरेडी है, इनकी और इनके रिजल्टेंट से एक नेट इलेक्ट्रिक फील्ड यहां पर अवेलेबल होगी जिसको हम कहेंगे इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो हो जाएगी आपकी ई नॉट माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पोलराइजेशन, तो ई नॉट माइनस ईपी। इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम के अंदर क्रिएट हो गई। तो इस प्रकार से आपके डाइलेक्ट्रिक सब्सटेंस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी डेवलप हो जाती है। तो अब नेक्स्ट देखते हैं। अभी तक हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को देख लिया और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का क्या मतलब था और किस प्रकार से वो परमिटिविटी से रिलेटेड था, और साथ साथ किस प्रकार से वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी से भी वो भी इफेक्ट करता है डिफरेंट मीडियम। वो ये है कि वैक्यूम में किसी इलेक्ट्रिक फील्ड को हम लोग ई नॉट कहते हैं, और जबकि इलेक्ट्रिक फील्ड आपके किसी मीडियम में हो तो उसको हम यहाँ पर ई से डिनोट करते हैं। और यदि हम के का रिलेशन देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर किसी चार्ज की वजह से, और इन ए मीडियम होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो यहां पर कैंसिल करेंगे तो आप देखिए ई नॉट अपॉन ई की वैल्यू आ जाएगी के,
तो इस प्रकार से एक रिलेशन आपका क्रिएट हो गया कि K इज इक्वल टू ई नॉट बाई ई होता है। ठीक है, इसको हम लोग पहले भी देख चुके हैं। इसका क्या फायदा है? उसका फायदा ये है कि यहाँ पर आप देखेंगे कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम होती है वो हमेशा वैक्यूम से कम होती है, और इसलिए K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होती है किसी भी मीडियम के लिए, क्योंकि किसी भी मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हमेशा वैक्यूम से कम होगी, और इसीलिए K की वैल्यू हमेशा 1 से ज्यादा होगी। एक तो ये बात हमेशा याद रखने की है कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की वैल्यू कभी भी 1 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा होगी या फिर 1 के बराबर होगी यदि हम एयर की बात करें तो। अब इससे फायदा क्या मिलता है कि सपोज कोई कंडक्टर है, आपने इसको कोई चार्ज दिया, तो इस चार्ज की वजह से यहाँ पर कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी ई नॉट, क्योंकि सराउंडिंग में मीडियम है तो एक इंटेंसिटी हो गई 1/4πε0 Q/r²। अब यदि चार्ज की वैल्यू ज्यादा है, यदि हम उसको और चार्ज दें, यदि इसको और चार्ज देंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी बढ़ जाएगी, और उस इलेक्ट्रिक बढ़ी हुई इंटेंसिटी से क्या होगा, आपका जो एटमॉस्फेयर है, सराउंडिंग एयर है, उसमें चार्ज लीक कर जाएगा, यानी उसके मॉलिक्यूल्स को ब्रेक करके चार्ज का यहाँ से डिस्पर्जन हो जाएगा और हमारा चार्ज लीक कर जाएगा, जिसको हम कहते हैं डिस्चार्ज ऑफ लाइक इलेक्ट्रॉन्स या डिस्चार्ज ऑफ चार्ज। यानी हम इसको एक्स्ट्रा चार्ज नहीं दे सकते, जैसे एक्स्ट्रा चार्ज देंगे वो आपका यहाँ पर डिस्चार्ज हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक डायरेक्ट्रिक मीडियम से इसको कवर कर देंगे। जैसे ही डायरेक्ट्रिक मीडियम से कवर करेंगे तो यहाँ की जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो K टाइम्स कम हो जाएगी। जैसे यदि डायरेक्ट्रिक मीडियम का कांस्टेंट 2 है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी वो पहले कंपैरेटिवली 1/2 हो जाएगी। और यदि हमने यहाँ वाटर रख दिया तो वाटर की डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट तो 80 है, यानी अब जो नई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगी उसी चार्ज की वजह से वो पहले कंपैरेटिवली 80 टाइम्स कम हो जाएगी। तो इसका मतलब आप 80 टाइम्स मोर चार्ज दे सकते हैं उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को लाने के लिए, जो कि पहले वैक्यूम में हो रही थी और आपका चार्ज डिस्चार्ज कर रहा था। यानी अब आप यहाँ पर मोर चार्ज अवेलेबल करा सकते हैं, क्योंकि अब आपकी जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उतनी नहीं इंक्रीज करेगी, क्योंकि अब आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वैक्यूम में कंपैरेटिवली 80 टाइम्स लेस यहाँ पर प्रोड्यूस होगी, यानी और चार्ज आपको दे सकते हैं। तो इस तरह से पोटेंशियल भी वैक्यूम की कंडीशन में पोटेंशियल ज्यादा होगा, और इस कंडीशन में पोटेंशियल भी 80 टाइम्स आपका कम हो जाएगा आपके वैक्यूम के कंपैरेटिवली, यानी मोर चार्ज आप यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये आपके डायलेक्ट्रिक मीडियम का इफेक्ट होता है। तो इस तरह से डायलेक्ट्रिक मीडियम के वैल्यूज को जो कांस्टेंट है के, उससे कुछ रिलेशंस हम यहाँ देख सकते हैं कौन कौन से हैं। तो एप्सिलॉन के साथ रिलेशन तो हम ऑलरेडी देख चुके हैं कि K इज इक्वल टू होता है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। यहाँ से एक रिलेशन हमने देखा K कितना आ रहा है, एप्सिलॉन नॉट अपॉन E आ रहा है। ऐसे पोटेंशियल को डिवाइड करें तो यहाँ से भी K का रिलेशन क्या आ जाएगा, V नॉट अपॉन V आ जाएगा। तो ये कई रिलेशन है आपके एक ही डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के, कि डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट इक्वल टू होता है परमिटिविटी ऑफ मीडियम अपॉन परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन वैक्यूम अपॉन इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन मीडियम, या डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट के इक्वल होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन वैक्यूम और एयर और इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इन मीडियम। इसी तरह से एक रिलेशन और हम आगे देखेंगे, वो हो जाता है डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल टू कैपेसिटेंस इन मीडियम अपॉन कैपेसिटेंस इन वैक्यूम। अभी इसको हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख लेंगे। अब बात करते हैं कि पैरेलल प्लेट में जो अभी हम लोगों ने पैरेलल प्लेट कैपेसिटर लास्ट टर्न पे स्टडी किया था, उसका कैपेसिटेंस क्या था, और यदि वहां पर पैरेलल प्लेट्स के बीच में कोई मीडियम हम भर दें, कोई मीडियम फिल कर दें वहां पर, तो वहां पर उसका डायरेक्ट्रिक मीडियम के भरने से उसका कैपेसिटेंस में क्या चेंज आएगा। ओके, तो ये तो हमारा कोई कैपेसिटर था जिसको हमने कोई Q चार्ज दिया था और उसकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ डेवलप हो गई थी, और इसको हमने ग्राउंडेड कर दिया था जिससे कि इस तरह का पोटेंशियल 0 हो जाता है। ये एक प्रोसेस था जैसे कैपेसिटर को हम डेवलप करते हैं। अब यहाँ पर यदि हम डायलेक्ट्रिक मीडियम डेवलप कर दें, यहाँ पर इसमें फिल कर दें कोई डायलेक्ट्रिक मीडियम, इस तरह से कोई हमने फिल कर दिया, तो जैसे ही डायलेक्ट्रिक मीडियम फिल करेंगे यहाँ की इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पहले ही कंपेरिजनली क्या हो जाएगा, रिड्यूस कर जाएगी। जब रिड्यूस कर जाएगी तो इसका मतलब मोर चार्ज यू कैन गिव इट टू, इसका मतलब से कैपेसिटेंस की जो कैपेसिटी है इस कैपेसिटर की वो इंक्रीज कर गई, क्योंकि पहले जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी थी वो इस डायलेक्ट्रिक मीडियम की वजह से कम हो गई। अब उतनी ही इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी आप चाहते हैं तो और चार्ज इस कैपेसिटर को आप दे सकते हैं, यानी इसकी कैपेसिटी इंक्रीज कर गई। तो कैपेसिटी कितनी हो गई, या ऐसा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, तो उसको निकालने का वही सेम तरीका है कि यहाँ पर अब इलेक्ट्रिक फील्ड है कितनी,
फिर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, फिर थर्ड स्टेप हमारा था कि कैपेसिटेंस इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन पोटेंशियल। तो उसी को यहाँ पर अप्लाई करेंगे कि सपोज चार्ज हमारा Q है, तो Q चार्ज की वजह से यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी कितनी हो जाएगी, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट। यदि यहाँ मीडियम नहीं होता, वैक्यूम होता, तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, K को नहीं लिखते या K की वैल्यू 1 लेते हैं, तो E इज इक्वल टू क्या था, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A था, जो कि हमने लास्ट टर्न में इस कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को निकालने के लिए यूज किया था, Q अपॉन A एप्सिलॉन नॉट। लेकिन यहाँ मीडियम है, तो मीडियम की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी हो जाएगी Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ कोई पोटेंशियल डेवलप होगा, और पोटेंशियल का रिलेशन हमको पता है कि डेल्टा V या dV इज इक्वल टू माइनस E डॉट dr। इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस तरफ है और डिस्प्लेसमेंट भी आप A से B की तरफ जा रहे हो, तो ये ओपन भी करोगे तो E dr cos 0 और cos 0 की वैल्यू 1 यानी E इंटू डिस्प्लेसमेंट। इस तरह से पोटेंशियल इज इक्वल टू जाएगा E इंटू डी। ठीक है, तो dV लगाएंगे और dV का मतलब क्या था, VB माइनस VA, VB 0 हो जाता है। ठीक है, तो VA इज इक्वल टू आपका आ जाता है E माइनस G। तो यहां से अब सो पोटेंशियल बिटवीन प्लेट्स कितना हो गया, V इज इक्वल टू E, तो E तो आपका Q के एप्सिलॉन नॉट था और डिस्टेंस आपका D था, तो इस तरह से ये पोटेंशियल हो गया इनके प्लेट्स के अक्रॉस। कैपेसिटेंस कितना हो गया, कैपेसिटेंस का मतलब हो गया चार्ज अपॉन पोटेंशियल, तो आप चार्ज अपॉन पोटेंशियल की वैल्यू पुट कर दें, तो इस तरह से आपका चार्ज अपॉन पोटेंशियल, Q से Q कैंसिल हो गया, तो C इज इक्वल टू आ गया एप्सिलॉन नॉट K ऊपर पहुंच गया और D नीचे, तो एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D इसका कैपेसिटेंस आ गया। जबकि जब ये इसमें डायरेक्ट्रिक मीडियम फिल नहीं किया हुआ था, तब यहां पर क्या था, तब एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D था, K नहीं था। इसका मतलब हो गया कि डायरेक्ट्रिक मीडियम रखने से जो कैपेसिटेंस होता है वो K टाइम्स इंक्रीज कर जाता है इन कंपेरेटिव टू जब आपके कैपेसिटर के बीच में कोई मीडियम नहीं होता। तो ये आपका नया रिलेशन हो गया कैपेसिटेंस का, और हम कंपेयर करें तो इस समय है ये, और जबकि वैक्यूम में होता है एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D, दोनों को डिवाइड करें तो C अपॉन C नॉट इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, K आ जाएगा। तो इस तरह से ये आपका रिलेशन आ गया K इज इक्वल टू C अपॉन C नॉट, और पैरेलल प्लेट कैपेसिटर्स के बीच में जब मीडियम रख देंगे तो उसका कैपेसिटेंस आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट K अपॉन G। ओके, तो नेक्स्ट है हाउ टू इंक्रीज द कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस को कैसे इंक्रीज करें। कैपेसिटर का फॉर्मूला क्या होता है, कैपेसिटर के कैपेसिटेंस का फॉर्मूला है C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट K A अपॉन D। एप्सिलॉन नॉट तो कांस्टेंट है, K आपके कैपेसिटर के प्लेट्स के बीच में जो डाइलेक्ट्रिक मीडियम है उसका कांस्टेंट है, A प्लेट्स का एरिया है और D प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस है। तो आप यहां पर देख रहे हैं कि कैपेसिटेंस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्प्लेसमेंट जो प्लेट्स के बीच का है उनका इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो C प्रोपोर्शनल टू है आपका एरिया और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू है डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। तो ऑब्वियस बात है कि यदि आप कैपेसिटर की प्लेट्स का एरिया इंक्रीज करेंगे तो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस इंक्रीज कर जाएगा, और प्लेट्स की बीच की डिस्टेंस को डिक्रीज करेंगे तब भी आपके कैपेसिटर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो इस तरह से आपका डायरेक्ट्रिक कांस्टेंट को भी आप इंक्रीज करेंगे तो भी कैपेसिटर कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। तो तीन चीजों पे आपका जो कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है वो डिपेंड कर रहा है, एरिया और आपका डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स और कैपेसिटर्स के बीच में जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट का K। ठीक है, अच्छा अब जो डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट की यदि हम बात करें तो सबसे ज्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट किसका होता है, सबसे ज्यादा डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है मेटल का। मेटल का होता है इन्फिनिटी, यानी अब यदि हम यहां पर K को ज्यादा करें, डायलेक्ट्रिक मीडियम में कांस्टेंट ज्यादा होगा तो कैपेसिटेंस ज्यादा हो जाएगा। तो यदि हम यहां पर मेटल रख दें प्लेट्स के बीच में तब तो कैपेसिटेंस सबसे ज्यादा होना चाहिए। तो इन थ्योरेटिकली तो वो सही लगता है कि यदि K की वैल्यू यहां पर इन्फिनिटी हो जाए आपके मेटल रखने से तो कैपेसिटेंस भी आपका इन्फिनिटी हो जाएगा। लेकिन इन प्रैक्टिकल भी आप देखें और प्लेट्स के बीच में यदि आप मेटल प्लेट्स रख देंगे तो वो मेटल प्लेट आपके दोनों प्लेट्स को टच करेगी। तो जो भी आप चार्ज पहली प्लेट को देंगे वो मेटल से होता हुआ दूसरी प्लेट पर चला जाएगा और वहां से फिर बैटरी के
नेगेटिव टर्मिनल पे वापस आ जाएगा। तो इस तरह से आपके उस कैपेसिटर पर कोई चार्ज स्टोर ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जितना भी चार्ज देंगे वो सब चार्ज आपका एक प्लेट से दूसरी प्लेट बीच के मेटल से ट्रांसफर होता हुआ नेगेटिव प्लेट में आता रहेगा। यानी आपका कैपेसिटर जो है एक कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा, यानी कोई भी चार्ज वहां पर स्टोर आप कर ही नहीं पाएंगे। तो यहां पर जो C इंफिनिटी हो रहा है, K की वैल्यू इंफिनिटी होने पे मेटल रखने पर, तो यहां C की वैल्यू इंफिनिटी का मतलब हो गया है कि वहां पर आप कितना भी चार्ज दीजिए उसकी कैपेसिटी इतनी है कि आपका चार्ज देने से उसका कैपेसिटेंस कभी भी रुकेगा नहीं और वो आप कंटिन्यूअस चार्ज को देते रहेंगे। तो ऐसा कैपेसिटर भी हमारे लिए यूजफुल नहीं है, और साथ साथ वो शॉर्ट सर्किट भी हो जाएगा यदि प्लेट्स के दोनों प्लेटों को यदि आपका कैपेसिटर की प्लेट टच करेगा, यानी एक कंडक्टर की तरह या एक शॉर्ट सर्किट की तरह बिहेव करेगा। तो इसीलिए कैपेसिटर्स की प्लेट के बीच में हम कभी भी मेटल को एज ए डाइलेक्ट्रिक यूज नहीं करते, क्योंकि फिर हमारा कैपेसिटर एक कंडक्टर की तरह ही बिहेव करेगा। नेक्स्ट है जो आपको मैंने बताया, वाई मेटल इज नॉट यूज्ड एज ए डाइलेक्ट्रिक मीडियम व्हाइल इट्स डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट इज इन्फिनिटी, वो यहाँ पर आपको बता दिया गया। ठीक है, तो ये तो इस प्रकार की आपका कैपेसिटेंस कैसे इंक्रीज कर सकते हैं कैपेसिटर्स का डिफरेंट डिफरेंट टर्म्स के रूप में आपको एक्सप्लेन कर दिया है। नेक्स्ट देखते हैं। ओके, तो अब हम देखेंगे कि किसी कैपेसिटर्स के बीच में जब हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखते हैं, तो अभी हमने पिछले केसेस में कैपेसिटर्स की प्लेट में पूरा का पूरा जो स्पेस था उसमें डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फिल किया हुआ था, और वहां पर हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आया C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट KA अपॉन D। अब हम यहां पर क्या करेंगे, जो कैपेसिटर लेंगे उसके बीचों बीच जो पूरा प्लेस होगा वहां पर पूरे में हम डाइलेक्ट्रिक मीडियम रख करके उससे कुछ पोर्शन में डाइलेक्ट्रिक मीडियम रखेंगे। जैसे ये हमारा कैपेसिटर है, इसके बीच की प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस जो है वो D है, और यदि हम कोई चार्ज देते हैं तो इस प्रकार से इनर सरफेस पे प्लस और नेगेटिव क्रिएट हो जाता है। अब यहां पर हमें यदि कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम जिसकी थिकनेस T है वो पूरे में ना भर करके बीचों बीच T डिस्टेंस में हमने यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम को प्लेस किया हुआ है, और एक्सटर्नल फील्ड की वजह से यहाँ पर भी इंड्यूस्ड चार्ज हो जाएगा, एक इंड्यूस्ड फील्ड हो जाएगी। हमको पता है कि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादा होती है और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड कम होती है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर अलग अलग हो जाएगी। तो सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इन वैक्यूम एंड डाइलेक्ट्रिक इज डिफरेंट, तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो पोटेंशियल डेवलप होगा वो वैक्यूम में अलग पोटेंशियल होगा, और आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होने की वजह से आपके इस डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका पोटेंशियल अलग होगा। तो इस तरह से दोनों पोटेंशियल निकाल करके टोटल पोटेंशियल निकाल ले, और C इज इक्वल टू होता है Q अपॉन V, तो Q चार्ज अपॉन टोटल पोटेंशियल को डिवाइड कर दें तो हमारा कैपेसिटेंस C निकल आएगा। तो अब हमारा पहला प्रोसेस हो गया कि हम इनके बीच का टोटल पोटेंशियल निकालें। तो पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, वैक्यूम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको तो EV कहेंगे, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी उसको ED कहेंगे। तो वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से वैक्यूम में पोटेंशियल क्रिएट होगा, और डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से डाइलेक्ट्रिक मीडियम में आपका पोटेंशियल क्रिएट होगा। तो जो नेट पोटेंशियल हो जाएगा वो पोटेंशियल अक्रॉस वैक्यूम प्लस पोटेंशियल अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम होगा। और पोटेंशियल कैसे निकालते हैं, पोटेंशियल का मतलब होता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनटू डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स जहां पर आप पोटेंशियल निकालना चाह रहे हैं। तो V इज इक्वल टू V पोटेंशियल अक्रॉस वैक्यूम प्लस पोटेंशियल अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम, और पोटेंशियल अक्रॉस वैक्यूम का मतलब हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस वैक्यूम इनटू वैक्यूम की थिकनेस। तो टोटल वैक्यूम कितना है, टोटल तो D था लेकिन T प्लेस पर तो आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया, तो वैक्यूम कितने प्लेस पे हो गया, D माइनस T पे। तो वैक्यूम में जो पोटेंशियल हो गया वो वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू वैक्यूम की थिकनेस D माइनस T। ऐसे ही आपके डाइलेक्ट्रिक मीडियम में जो पोटेंशियल हो गया वो हो गया डाइलेक्ट्रिक मीडियम में इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस यानी ED इनटू T। अब वैक्यूम की इलेक्ट्रिक फील्ड और डाइलेक्ट्रिक मीडियम की इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू पुट करें और टोटल पोटेंशियल इन प्लेट्स के बीच का जो है वो हम निकाल लेंगे। तो इस तरह से V इज इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि वैक्यूम में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन यानी Q अपॉन A एप्सिलॉन इनटू D माइनस T, प्लस डाइलेक्ट्रिक मीडियम की बात करें तो वहां पर कितनी होती है इलेक्ट्रिक फील्ड, Q अपॉन K A एप्सिलॉन नॉट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम इनटू थिकनेस कितनी है T, तो इनटू T। तो ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस आपका वैक्यूम, और ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो गया अक्रॉस डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो टोटल पोटेंशियल कितना हो गया, तो जो चीजें कॉमन की हैं
वो आप यहाँ पर कॉमन ले सकते हैं। तो Q अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो गया, अंदर क्या बचा डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। तो ये आपका नेट पोटेंशियल आ गया बिटवीन द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आपको पता है कि C इज इक्वल टू क्या होता है, Q अपॉन V होता है। तो Q अपॉन V की टोटल वैल्यू आपने जो आई थी उसको पुट कर दी, Q से Q कैंसिल हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट A आपका ऊपर चला जाएगा। इस तरह से C इज इक्वल टू आ जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी माइनस टी प्लस टी अपॉन के। ये आपका कैपेसिटेंस का फॉर्मूला आ गया फॉर ए कैपेसिटर जिसकी प्लेट्स के बीच की डिस्टेंस d है और जिसमें टी थिकनेस पर डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट k का मीडियम फिल किया हुआ है। तो इस प्रकार से ये आपका एक फॉर्मूला निकल आया उस कैपेसिटर का जिसमें पार्शियली डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया हुआ है। अब इसी में एक चीज और भी होती है कि यहां पर सिर्फ एक डाइलेक्ट्रिक मीडियम फिल किया है, हो सकता है हम प्लेट्स के बीच में कई सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग थिकनेस के फिल किए हों। तो उस केस में हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा, जैसे ये प्लेट है और कई सारे डाइलेक्ट्रिक मीडियम ने फिल किए हुए T1, T2, T3 और T4 थिकनेस के, ऐसे केसेस में हमारा कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या होगा। तो हर केस के लिए सेम यही प्रोसीजर अप्लाई होगा और फाइनली जो रिजल्ट आएगा वो इसी फॉर्मूले का ही आएगा कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A डी का मतलब होगा टोटल प्लेट की डिस्टेंस माइनस क्या था, थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम। तो यहां पर थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या होगी, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4। तो इस तरह से D माइनस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो सारी थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो गई, प्लस थिकनेस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम अपॉन डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस और उसका कांस्टेंट, हर डाइलेक्ट्रिक मीडियम की थिकनेस उसका कांस्टेंट, और इस तरह से आपका जो फाइनल कैपेसिटेंस आ गया ऐसे केसेस का वो सेम यही फॉर्मूला आया है, थोड़े से कन्वर्टेड फॉर्म में वो इस तरह से। ठीक है, तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक मीडियम अलग अलग रखे हों आपके प्लेट्स के बीच में और कुछ स्पेस पे आप में वैक्यूम हो तो उस केस में कैपेसिटेंस का ये फॉर्मूला हो जाएगा, और सिंगल डाइलेक्ट्रिक मीडियम है तो ये फॉर्मूला रहेगा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, कैपेसिटर इज रिमेन्स कनेक्टेड विद द बैटरी। यहां पर कहा जा रहा है कि जब कैपेसिटर कोई भी हो उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम हो या ना हो, यदि हम उसको बैटरी से कनेक्ट रखें और फिर कैपेसिटर में कुछ चेंज करें, मतलब उसके जो कैपेसिटर की प्लेट्स है उसके एरिया को इंक्रीज करें या उसके बीच की डिस्टेंस को कम करें या उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मीडियम डालें या निकालें, ऐसे केसेस में कैपेसिटर में क्या चेंज आते हैं, यानी उसके पोटेंशियल में क्या चेंज आते हैं, उसके चार्ज में क्या चेंज आते हैं, या कैपेसिटर्स के अंदर की जो एनर्जी स्टोर होती है हाफ क्यू बी या हाफ सी बी स्क्वायर या हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी, उसमें क्या चेंज आता है उसको यहाँ पर हम देखेंगे। तो जैसे सपोज ये आपका कैपेसिटर है और ये बैटरी से कनेक्ट है, तो जब आपका कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होगा तो कनेक्ट होते ही क्या होता है, आपका चार्ज ट्रांसफर होना शुरू हो जाता है, और ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होता रहता है जब तक कि प्लेट्स के बीच का जो पोटेंशियल है वो बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल ना हो जाए। और एक बार आपका जो पोटेंशियल है वो इक्वल हो जाता है आपकी बैटरी के पोटेंशियल के, फिर चार्ज का फ्लो रुक जाता है और यहां पर एक चार्ज फिक्स आ जाता है, कोई भी चार्ज की वैल्यू, सपोज कैपिटल क्यू, यहां पर आपकी चार्ज की वैल्यू आ गई आफ्टर सम टाइम ऑफ कनेक्शन। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, अब सपोज हम यहां पर इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हैं एरिया ऑफ ए कैपेसिटर। यदि हम कैपेसिटर का एरिया इंक्रीज करेंगे तो हमको फॉर्मूला पता है कैपेसिटेंस का, कैपेसिटेंस का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन नॉट के ए अपॉन डी। अब आप यदि एरिया इंक्रीज कर रहे हैं, इंक्रीज और डिक्रीज दोनों की बात है, पहले हम इंक्रीज की बात करेंगे फिर हम डिक्रीज की बात करेंगे। यदि हम एरिया इंक्रीज करेंगे तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा। यदि कैपेसिटेंस इंक्रीज हो जाएगा इसका मतलब अब ये मोर चार्ज रिक्वायर मांगेगा आपके पोटेंशियल को दोबारा से इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि Q इज इक्वल टू होता है CV, Q इज इक्वल टू होता है CV। अब कैपेसिटर इंक्रीज कर गया इस केस में जब आपने बैटरी से जोड़ कर रखा, तो जब आप बैटरी से जोड़ के रखोगे तो आपके कैपेसिटर का पोटेंशियल हमेशा बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। यदि आप यहां पे कुछ चेंज करोगे तो बैटरी फिर से चार्ज की वैल्यू को दे करके या ले करके आपके कैपेसिटर के अक्रॉस का जो पोटेंशियल है वो अपने इक्वल ही हमेशा कर देगी। तो जब कभी भी आपका कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होगा तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, आपका पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा अक्रॉस द कैपेसिटर। यानी यहां पर आपका जो पोटेंशियल है ये तो कांस्टेंट हो गया, इसमें कोई चेंज नहीं होने वाला,
आप कुछ भी कर दें, यदि बैटरी से आपका कैपेसिटर कनेक्ट है तो इसका पोटेंशियल हमेशा उतना ही रहेगा जितना कि बैटरी का है, तो पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। लेकिन अब आप क्या कर दे रहे हैं, एरिया को चेंज कर दे रहे हैं, प्लेट्स के बीच की इंक्रीज कर रहे हैं एरिया को, तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज हो जाएगा। कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा तो चार्ज क्या हो जाएगा, देखिए चार्ज सी इंटू वी, वी में तो कोई चेंज नहीं आया, सी इंक्रीज कर गया तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, वो भी इंक्रीज कर जाएगा। यानी यदि आपका कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है और आप एरिया चेंज करते हो, इंक्रीज करते हो, तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और उस पर चार्ज भी इंक्रीज हो जाएगा। यानी जैसे ही आप इसका एरिया बढ़ाओगे यहां से चार्ज आना शुरू हो जाएगा, जिससे फिर से इसका पोटेंशियल उतना ही हो जाए जितना कि इसका। तो यहां पर ध्यान रखने वाली बात है कि कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट रखते हैं तो क्या चीज कांस्टेंट रहेगी, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा। और यदि आप एरिया बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा यानी चार्ज बढ़ जाएगा। एरिया डिक्रीज करेंगे, एरिया डिक्रीज करेंगे तो कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा, कैपेसिटेंस डिक्रीज होगा तो चार्ज भी आपका डिक्रीज हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये वैल्यू आपको ध्यान रखना है कि while capacitor remains connected to battery, it will change more to its charge will change more to maintain the same potential equal to itself as its capacitance will increase or decrease। कि कैपेसिटेंस इंक्रीज और डिक्रीज होगा एरिया से, लेकिन पोटेंशियल रिमेन करने के लिए आपका चार्ज भी कैपेसिटेंस इंक्रीज होने पर इंक्रीज कर जाएगा, कैपेसिटेंस के डिक्रीज होने पर डिक्रीज हो जाएगा। तो इंक्रीज होने पर आपका चार्ज भी इंक्रीज होगा, डिक्रीज होने पर आपका चार्ज भी डिक्रीज होगा। ठीक है, अब एनर्जी की बात करें, एनर्जी होता है हाफ सी वी स्क्वायर। अब फॉर्मूले तो कई होते हैं, हाफ सी वी स्क्वायर भी होता है, हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी भी होता है, हाफ क्यू वी भी होता है। ये सभी फॉर्मूले आपके पोटेंशियल एनर्जी या एनर्जी के हैं स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। अब इनमें से किस फॉर्मूले को हम यहाँ पे चूज करेंगे ये देखने के लिए कि एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ रहा है। तो क्या चीज यहां पर कांस्टेंट रहेगी जब तक कि बैटरी कनेक्ट है, जब तक बैटरी कनेक्ट है हमेशा पोटेंशियल आपका कांस्टेंट रहेगा। यानी इन दो में से ही कोई फॉर्मूला आपको चूज करना है एनर्जी निकालने के लिए। ठीक है, इस फॉर्मूले को यहां पर चूज नहीं करेंगे क्योंकि यहां पर क्यू और सी दोनों ही चेंज होने वाले हैं। तो अब इन फॉर्मूलों की बात करें तो हम पाते हैं कि यदि आपका एरिया इंक्रीज करते हैं तो कैपेसिटेंस क्या हो जा रहा है, इंक्रीज हो जा रहा है, पोटेंशियल पे कोई चेंज नहीं पड़ रहा। एरिया इंक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ओवरऑल ये वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। इसका मतलब एरिया बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी भी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। वही चीज यहाँ पर निकल आ रही है कि वोल्टेज तो कांस्टेंट है, एरिया बढ़ाते हैं तो आपका चार्ज बढ़ता है यानी पोटेंशियल एनर्जी आपकी यहाँ पर इंक्रीज हो जाएगी। तो जब आपका कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट है उस केस में यदि आप एरिया बढ़ाते हैं तो कैपेसिटेंस इंक्रीज होगा और एनर्जी भी इंक्रीज होगी। रिवर्स करते हैं, एरिया घटाते हैं तो कैपेसिटेंस भी डिक्रीज होगा, चार्ज भी डिक्रीज होगा और एनर्जी भी डिक्रीज होगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये आपका हो गया। ऐसे यदि आप डाइलेक्ट्रिक मीडियम यहां पर लगाते हैं तो डाइलेक्ट्रिक मीडियम लगाएंगे तो यदि डाइलेक्ट्रिक मीडियम कांस्टेंट के बढ़ेगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, इसका के की वैल्यू आप बढ़ाएंगे तो सी बढ़ जाएगा, सी बढ़ जाएगा तो फिर वही चीज हो जाएगी कि पोटेंशियल को सेम रखना है, पोटेंशियल को सेम रखेंगे, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो चार्ज आपका बढ़ जाएगा, एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। तो ये आपका कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्ट रहने पर कैपेसिटर में क्या चेंज आते हैं उसका आंसर हो गया। ऐसे डी आप कर सकते हैं, डिस्टेंस को कम करेंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा, कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा चार्ज बढ़ जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल आपका सेम है। पोटेंशियल को सेम रखते हुए हमें देखना है सी पर क्या फर्क पड़ेगा, उसी हिसाब से आपके चार्ज में फर्क पड़ जाएगा। डी को इंक्रीज कर देंगे, डी को इंक्रीज कर देंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा तो चार्ज आपका कम हो जाएगा, क्योंकि पोटेंशियल हमेशा बैटरी के पोटेंशियल के इक्वल रहेगा। अब नेक्स्ट ऐसे ही देख सकते हैं कि जब आपका कैपेसिटर एक बार बैटरी से चार्ज कर दिया गया उसके बाद बैटरी से हटा दिया गया, इस तरह से आपने बैटरी से चार्ज किया और फिर हम आप इसको एक बार ये पूरा कंप्लीट चार्ज हो गया और फिर आप इसकी बैटरी को हटा दिया। जब आप बैटरी को हटा देंगे तो जो इसमें पोटेंशियल, जो इसमें चार्ज आना था वो आ चुका। अब आप यदि इसको चेंज करते हैं, इसके एरिया को, इसके डिस्टेंस को, इसके डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, तो क्या फर्क पड़ेगा देखेंगे। फिर से फॉर्मूला तो वही रहेगा कैपेसिटेंस का, एप्सिलॉन नॉट के अपॉन डी, और Q इज इक्वल टू CV रहता है। अब क्या होगा देखिए,
यदि आप एरिया को इंक्रीज डिक्रीज करते हो तो सेम पहले की तरह कैपेसिटेंस भी इंक्रीज डिक्रीज होगा। अब यदि कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा तो यहां पर देखें क्या चीजें हैं जो यहां कांस्टेंट रहेंगी और जो यहां पर चीजें बदलेंगी। Q इज इक्वल टू CV। Q है चार्ज, C है कैपेसिटेंस, V है पोटेंशियल। एक बार पोटेंशियल बैटरी के बराबर आ गया, आपने बैटरी को हटा लिया। Q क्या है? यहां पर आने वाला चार्ज। जब इसको चेंज करेंगे तो क्या चीजें चेंज हो रही? कैपेसिटेंस चेंज हो रहा है। अब इनमें से कौन सी चीज चेंज होगी ये देखना है। Q यहां पर आने वाला चार्ज है। अब ये चार्ज ना तो कहीं जा सकता है ना कहीं से यहां पर आ सकता है। तो इसका मतलब एक बार कैपेसिटर को चार्ज करके आपने हटा दिया बैटरी से, अब वो किसी से कनेक्ट नहीं है। इसका मतलब इसका जो चार्ज है वो आपका चेंज नहीं होगा। यहां पर चार्ज ना कहीं जा सकता है ना कहीं आ सकता है, तो चार्ज आपका चेंज नहीं होगा, यानी Q यहां पर कांस्टेंट हो गया। अब देखिए, अब यदि आपका C इंक्रीज करेगा तो V को डिक्रीज होना पड़ेगा, क्योंकि इन दोनों का प्रोडक्ट क्या है? चार्ज के इक्वल है और चार्ज चेंज होने वाला नहीं यहां पर। तो यहां पर यदि आप कैपेसिटेंस बढ़ाएंगे तो वोल्टेज कम हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम करेंगे तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। कैपेसिटेंस कम कैसे होगा? यदि इसको D बढ़ाएंगे आपका तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। प्लेट्स की डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम हो जाएगा, पोटेंशियल बढ़ जाएगा। D कम करेंगे तो कैपेसिटेंस इंक्रीज करेगा और पोटेंशियल कम हो जाएगा। तो इस तरह से आपका कैपेसिटेंस के बढ़ने पे पोटेंशियल का रिवर्स रोल हो जाएगा। और यही चीज एनर्जी की भी हो जाएगी। अब एनर्जी के लिए यहाँ कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? एनर्जी के लिए फॉर्मूला यूज करेंगे या तो हाफ Q² C यूज करिए या हाफ QV यूज करिए, क्योंकि आपको वो वैल्यू फॉर्मूला लेना है जिसमें एक वैल्यू आपको पता हो कि चेंज नहीं होगी, यानी Q यहां पर चेंज नहीं होगा। अब यदि आप कैपेसिटी बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो ये वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, यानी कैपेसिटेंस के बढ़ने से एनर्जी आपकी कम हो जाएगी, कैपेसिटेंस के कम होने से एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी। तो इस तरह से यहां पर उल्टा रिलेशन हो गया पिछले वाले क्वेश्चन की तरह। तो इस तरह से सारी चीजें आप लिख सकते हैं कि प्लेट्स का एरिया बढ़ाने पर क्या होगा? एरिया बढ़ाने पर कैपेसिटेंस बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज कम होगा, एरिया कम करेंगे तो कैपेसिटेंस घटेगा तो वोल्टेज बढ़ जाएगा। एरिया बढ़ाएंगे या कुल मिलाकर के एरिया और डिस्प्लेसमेंट में कुछ भी चेंज करेंगे उससे कैपेसिटेंस पे क्या फर्क पड़ता है वो देखना है। डिस्टेंस बढ़ाएंगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, डिस्टेंस घटाएंगे तो कैपेसिटेंस बढ़ेगा, और कैपेसिटेंस आपका कम होगा तो वोल्टेज बढ़ेगा, कैपेसिटेंस बढ़ेगा तो वोल्टेज घटेगा। और यही आप एनर्जी वाले फॉर्मूले में यूज कर सकते हो, हाफ Q²/C में Q तो कांस्टेंट है, C बढ़ेगा तो एनर्जी कम होगी, C घटेगी तो एनर्जी आपकी बढ़ जाएगी, यानी यहाँ पर रिवर्स रिलेशन है। C इंक्रीज तो एनर्जी डिक्रीज, C डिक्रीज तो एनर्जी इंक्रीज। ऐसे ही मीडियम की वजह से भी हो गया, मीडियम से आपका C बढ़ रहा है तो आपकी एनर्जी कम हो रही है, मीडियम लगाने से C घट रहा है तो आपकी एनर्जी इंक्रीज कर रही है। तो ये आपका यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात होगी। मोटी बात ध्यान रखने की यह है कि जब आपका कैपेसिटर बैटरी से कनेक्ट होगा तो पोटेंशियल सेम रहेगा, जब आपका बैटरी से कनेक्ट नहीं होगा तो चार्ज सेम रहेगा, और बाकी चीजें आप कंडीशन के हिसाब। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट टर्न पर हम मिलेंगे और इसी के आगे स्टडी करेंगे। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।